सोचिए, जिस चीन के साथ भारत की सीमा पर कुछ साल पहले तक तनाव इतना बढ़ गया था कि दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, उसी चीन में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल पहुंचते हैं और वहां सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं होती, बल्कि सीमा विवाद से लेकर सैन्य हॉटलाइन, बॉर्डर मीटिंग, सीमा व्यापार, कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा पार बहने वाली नदियों तक कई अहम मुद्दों पर बातचीत होती है। सवाल है, आखिर बीजिंग में ऐसा क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच बातचीत का एक नया दौर दिखाई देने लगा है? क्या दोनों देश अब 2020 के तनाव से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत और चीन के बीच सीमा विवाद के समाधान की दिशा में अब कोई बड़ी शुरुआत होने जा रही है? दरअसल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल 24 अगस्त 2026 को चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचे। यह यात्रा इसलिए बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच भारत चीन सीमा प्रश्न पर 25वें दौर की स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स हुई। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है, डोभाल की इस यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी सीधी मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे डोभाल शी जिनपिंग बैठक कहना सही नहीं होगा। डोभाल की महत्वपूर्ण बातचीत चीन के विदेश मंत्री वांग यी और चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग के साथ हुई। अब सवाल आता है कि आखिर इन बैठकों में ऐसा क्या हुआ जिसे भारत और चीन के रिश्तों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सीमा विवाद की। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC को लेकर दशकों से विवाद चला आ रहा है। 2020 के बाद गलवान समेत कई घटनाओं ने दोनों देशों के रिश्तों को काफी प्रभावित किया था, लेकिन अब दोनों पक्षों ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि सीमा विवाद का समाधान बातचीत के जरिए तलाशा जाना चाहिए। दोनों देशों ने कहा कि सीमा प्रश्न का समाधान ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष, उचित और दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। लेकिन यहाँ असली बात सिर्फ बातचीत जारी रखने की नहीं है। दोनों देशों ने सीमा निर्धारण यानी बाउंड्री डेलिमिटेशन से जुड़े काम को आगे बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाया है। इसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप और वर्किंग ग्रुप जैसे तंत्रों को सक्रिय करने की बात सामने आई है। आसान भाषा में समझें तो अभी भारत चीन के बीच पूरी सीमा का अंतिम निर्धारण नहीं हुआ है, लेकिन दोनों देश अब उस प्रक्रिया से जुड़े तकनीकी और राजनयिक काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वह जगह है जहां इस पूरी यात्रा का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अगर बातचीत सिर्फ सीमा पर शांति बनाए रखने तक सीमित होती तो इसे सामान्य डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कहा जा सकता था। लेकिन बाउंड्री डेलिमिटेशन से जुड़े तंत्रों को आगे बढ़ाने की बात यह संकेत देती है कि दोनों देश लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद को किसी न किसी राजनीतिक और तकनीकी प्रक्रिया के जरिए आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा LAC पर होने वाली किसी अचानक घटना को समझिए। सीमा पर अगर दोनों सेनाओं के बीच किसी स्थान पर गलतफहमी पैदा हो जाए, सैनिक आमने सामने आ जाएं या कोई स्थानीय विवाद बढ़ने लगे, तो सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि एक छोटी घटना तेजी से बड़े सैन्य तनाव में बदल सकती है। इसी खतरे को कम करने के लिए भारत और चीन ने मौजूदा संवाद तंत्रों के जरिए ऐसी घटनाओं को जल्दी संभालने पर जोर दिया है। इसके लिए वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन यानी WMCC, स्थानीय सैन्य कमांडरों की बैठकें और दूसरे स्थापित संवाद तंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यानी संदेश यह है कि अगर जमीन पर कोई नई समस्या पैदा होती है तो दोनों सेनाएं और दोनों सरकारें बातचीत के चैनल को बंद नहीं होने देंगी। और इसके बाद आता है एक ऐसा फैसला जो सीधे तौर पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच कम्युनिकेशन को मजबूत कर सकता है। भारत और चीन ने 2 अतिरिक्त बॉर्डर मिलिट्री हॉटलाइन चैनल्स स्थापित करने पर सहमति जताई है। ये हॉटलाइन खास तौर पर ईस्टर्न और मिडिल सेक्टर में सैन्य संपर्क को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसका मतलब यह है कि अगर सीमा पर अचानक कोई गंभीर स्थिति पैदा होती है तो दोनों तरफ के सैन्य अधिकारी सीधे संपर्क करके स्थिति को समझने और नियंत्रित करने की कोशिश कर सकेंगे। सोचिए, सीमा पर हजारों किलोमीटर लंबी LAC है और कई जगहों पर दोनों देशों के सैनिक बेहद करीब होते हैं। ऐसी स्थिति में कम्युनिकेशन का मजबूत होना सिर्फ एक टेक्निकल अरेंजमेंट नहीं है, बल्कि यह क्राइसिस मैनेजमेंट का महत्वपूर्ण हथियार बन सकता है। इसके अलावा दोनों देशों ने 2 नए सैन्य मीटिंग पॉइंट्स स्थापित करने पर भी सहमति जताई है। इनका इस्तेमाल उच्च स्तर के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के लिए किया जाएगा। यानी भारत और चीन अब यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर सीमा पर कोई समस्या पैदा होती है तो दोनों पक्षों के पास उसे बातचीत के जरिए संभालने के लिए पर्याप्त कम्युनिकेशन चैनल्स मौजूद रहें। अब तक की बातों से आपको लग रहा होगा कि यह पूरी बातचीत सिर्फ सेना और सीमा विवाद के इर्द गिर्द थी, लेकिन ऐसा नहीं है। डोभाल और चीन के उपराष्ट्रपति हान जेंग के बीच हुई बातचीत में दोनों देशों के व्यापक संबंधों पर भी चर्चा हुई। चीनी पक्ष ने भारत और चीन के रिश्तों को लंबी अवधि और रणनीतिक दृष्टिकोण से देखने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों देशों के बीच स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट बढ़ाने, सहयोग की संभावनाओं को तलाशने और बहुपक्षीय मंचों पर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की बात हुई। यानी चीन की तरफ से एक संदेश यह भी है कि भारत
और चीन के बीच सीमा विवाद महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों देशों के पूरे रिश्ते को सिर्फ सीमा विवाद तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। भारत के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत और चीन सिर्फ पड़ोसी देश ही नहीं है, बल्कि दोनों दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हैं। दोनों के बीच व्यापार, निवेश, सप्लाई चेन्स, क्षेत्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग जैसे कई मुद्दे जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जिसका सीधा संबंध आम लोगों और धार्मिक यात्राओं से है, कैलाश मानसरोवर यात्रा। भारत और चीन के बीच संबंधों में सुधार का एक संकेत यह भी है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। चीनी पक्ष ने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए माउंट गैंग रेनपोचे और लेक मापम युनत्सो क्षेत्र की आधिकारिक यात्रा से जुड़े प्रयासों का उल्लेख किया। साथ ही यात्रा के बैच बढ़ाने की दिशा में भी सकारात्मक संकेत दिखाई दिए। इसके साथ ही 3 निर्धारित बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स को फिर से खोलने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई, यानी सीमा पर सिर्फ सैनिकों के बीच संपर्क नहीं, बल्कि लोगों की आवाजाही, तीर्थयात्रा और सीमावर्ती व्यापार जैसे मुद्दों को भी धीरे धीरे सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत के लिए चीन के साथ एक और बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है सीमा पार बहने वाली नदियां। तिब्बत से निकलने वाली कई महत्वपूर्ण नदियां भारत की तरफ आती हैं, इसलिए इनके जल प्रवाह, बाढ़, जल विज्ञान संबंधी आंकड़ों और हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग का मुद्दा भारत के लिए रणनीतिक महत्व रखता है। बातचीत में दोनों पक्षों ने ट्रांस बॉर्डर रिवर्स से जुड़े एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म को आगे जारी रखने पर सहमति जताई है। सितंबर में इससे संबंधित अगली बैठक होने की बात भी सामने आई है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर भारत और चीन के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है तो क्या इसका मतलब है कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद खत्म होने वाला है? नहीं, यहाँ बहुत सावधानी से समझने की जरूरत है। अभी तक ऐसा कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है जिससे यह कहा जा सके कि भारत चीन सीमा विवाद खत्म हो गया है। LAC से जुड़े कई जटिल मुद्दे अभी भी मौजूद हैं और अंतिम बाउंड्री सेटलमेंट एक लंबी और मुश्किल प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन बदलाव इस बात में दिखाई देता है कि दोनों देश अब विवाद को संभालने के लिए संवाद के कई स्तरों को मजबूत कर रहे हैं। एक तरफ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की बातचीत जारी है, दूसरी तरफ सैन्य कमांडरों के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाया जा रहा है, नई हॉटलाइन बनाई जा रही है, नए मीटिंग पॉइंट्स की बात हो रही है, सीमा व्यापार और तीर्थयात्रा को सामान्य करने की कोशिश हो रही है और ट्रांस बॉर्डर रिवर्स पर भी बातचीत जारी है। यानी यह एक ही बड़ा समझौता नहीं है, बल्कि कई छोटे बड़े कदमों का एक पूरा पैकेज है। और इस पूरी कहानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच हुई पिछली उच्च स्तरीय बातचीत का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। डोभाल और वांग यी की वार्ता में दोनों पक्षों ने शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर बनी समझ को आगे लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसका मतलब यह है कि अब जो बातचीत डोभाल और वांग यी के स्तर पर हो रही है वह सिर्फ अधिकारियों की सामान्य बैठक नहीं है, बल्कि दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दिए गए व्यापक राजनीतिक दिशा निर्देशों को जमीन पर लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा है। और अब इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा परिणाम सामने आता है। भारत और चीन ने तय किया है कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की अगली यानी 26वीं बैठक 2027 में भारत में होगी। इसका मतलब साफ है कि दोनों देश इस डायलॉग मैकेनिज्म को आगे जारी रखना चाहते हैं, यानी बातचीत का दरवाजा खुला रहेगा और सीमा विवाद समेत दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा का सिलसिला आगे भी चलता रहेगा। तो आखिर अजीत डोभाल की चीन यात्रा को किस नजर से देखा जाए? इसे अब भी भारत चीन रिश्तों में किसी अंतिम ब्रेक थ्रू के रूप में देखना जल्दबाजी होगी, लेकिन इसे एक महत्वपूर्ण स्टेबिलाइजेशन फेज जरूर माना जा सकता है। दोनों देश यह समझते दिखाई दे रहे हैं कि सीमा पर तनाव लगातार बनाए रखना किसी के हित में नहीं है, इसलिए कम्युनिकेशन बढ़ाना, सैन्य संपर्क मजबूत करना, व्यापार और लोगों के बीच संपर्क को सामान्य करना और सीमा विवाद के समाधान के लिए बातचीत जारी रखना, इन सभी दिशाओं में कदम उठाए जा रहे हैं। और भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यही है कि सीमा विवाद का समाधान अब भी दूर हो सकता है, लेकिन सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर को मजबूत किया जा रहा है। यानी डोभाल की बीजिंग यात्रा का संदेश यह नहीं है कि भारत और चीन के बीच सारे विवाद खत्म हो गए हैं, बल्कि असली संदेश यह है कि दोनों देश विवादों को नियंत्रण में रखते हुए बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आने वाले समय में असली परीक्षा होगी, क्या ये समझौते और मैकेनिज्म्स वास्तव में LAC पर जमीन पर तनाव कम कर पाते हैं? क्या बाउंड्री डेलिमिटेशन की बातचीत सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में आगे बढ़ती है? और क्या भारत चीन संबंधों में वह भरोसा वापस आता है जो 2020 के बाद बुरी तरह प्रभावित हुआ था? क्योंकि अगर इन सवालों का जवाब आने वाले महीनों में सकारात्मक मिलता है तो अजीत डोभाल की यह चीन यात्रा सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं, बल्कि भारत चीन संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत के तौर पर देखी जा सकती है। बाकी आप सभी लोगों की अजीत डोभाल जी के द्वारा उठाए गए इन सवालों पर क्या राय है? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।